Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 26th of February 2022. 26 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। और हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। और अभी 1000 लाइक्स का वीडियो आज भी टारगेट पूरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हम मेहनत करते रहेंगे और कहते रहेंगे आप लोगों से जब तक आप एक दिन में 1000 लाइक का टारगेट नहीं पूरा करा देते। 1 लाइक, अगर सब लोग एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस आज के क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सहयोगी होंगे, आपके प्रीलिम्स की प्रैक्टिस में मदद करेंगे। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर फुटलूज इंडस्ट्रीज? इनमें से कौन सी इंडस्ट्रीज फुटलूज इंडस्ट्रीज हैं? ऑप्शंस आर, फर्स्ट डायमंड मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, थर्ड इज कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड फोर्थ इज कॉटन टेक्सटाइल्स। तो आपको बताना है कि कौन सी इनमें से फुटलूज इंडस्ट्रीज हैं। ऑप्शंस आर 1 2 3, 1 3 1 3 4 या 1 2 3 4. So these are the options for you. I hope you will try to answer this question. Question number 2 is tidal energy is based on. Tidal energy इनमें से किससे based रहती है? A is difference in the height of waves. Second is different in the height of tides. C is difference in temperature of tides. या D is marine upwelling. तो आपको बताना है कि tidal energy इनमें से किस पर dependent है, based है ना? So this is the question which you have to answer. Question number 3 is titanium is a popular industrial metal. It is used for. Titanium एक industrial metal है important. ये इनमें से किस काम के लिए यूज होता है? Options are in stainless steel to reduce the carbon content. Second is in fighter aircraft due to higher density than all the other metals and high toughness. तो आपको बताना है इनमें से कौन से कारणों से टाइटेनियम को यूज किया जाता है। So these are the 3 questions. I hope you will try to answer these questions. Footloose industries तो 12th क्लास के इंडस्ट्रीज में दिया ही हुआ है। 12th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक आती है ना, उसमें ये फुटलूज इंडस्ट्रीज मेंशन्ड है। देखो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ आंसर्स। देखो फुटलूज इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि कहीं पे भी लोकेटेड हो सकती है, वैरायटी ऑफ प्लेसेस पे लोकेटेड हो सकती हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। फुटलूज इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि कहीं पे भी लोकेट की जा सकती हैं और उनकी वैरायटी बहुत वाइड वैरायटी होती है। दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल एंड ऐसा नहीं होता कि ये पेरिशेबल हो या किसी रॉ मटेरियल पे बेस्ड हो या किसी इस पे बेस्ड हो, है ना। दे लार्जली डिपेंड ऑन कंपोनेंट्स पार्ट विच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर। ये ऐसे कंपोनेंट्स पे बेस्ड रहती है जो कहीं पे भी मिल सकता हो, ठीक है ना। अब जैसे जो मैंने आपको दिया था उसमें कंप्यूटर चिप्स हो गए, डायमंड्स हो गए, ये सब तो फुटलूज के हैं। लेकिन उसमें जो आयरन एंड स्टील था और कॉटन था, ये रॉ मटेरियल बेस्ड है। कॉटन टेक्सटाइल भी और आयरन एंड स्टील, तो सेकंड एंड फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगी फुटलूज, क्योंकि ये रॉ मटेरियल बेस्ड है ना। और ये बिल्कुल इनके लोकेशन फैक्टर में रॉ मटेरियल्स कहाँ पर हैं ये सब देखा जाता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि 1 and 3 विल बी द आंसर फॉर दैट, ठीक है। दूसरा सवाल था टाइडल एनर्जी इज बेस्ड अपॉन। तो टाइडल एनर्जी बेस्ड अपॉन है डिफरेंस इन द हाइट ऑफ टाइड्स। बहुत ही आसान सा सवाल था ये, तो बी विल बी द आंसर फॉर दिस। और तीसरा सवाल मैंने पूछा था टाइटेनियम बेसिकली क्या होता है। तो टाइटेनियम इज यूज इन स्टील एज एन एलॉइंग एलिमेंट। स्टील में यूज करते हैं टाइटेनियम को, लेकिन एक एलॉइंग एलिमेंट के रूप में फेरो टाइटेनियम उसको बोलते हैं। टू रिड्यूस द ग्रेन साइज एंड एक्ट्स एज अ डीऑक्सीडाइजर, ठीक है ना। तो डीऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है, ग्रेन साइज को रिड्यूस करता है। स्टेनलेस स्टील में इसको कार्बन कंटेंट रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में इसको कार्बन कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। और इसको एल्यूमिनियम के साथ भी अलॉय किया जाता है कई बार, और वेनेडियम कॉपर के साथ भी किया जाता है। तो ये सब इसके अलग अलग यूजेस हैं। एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम बेसिकली दो मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। दिस मीन्स दे आर लाइट वेट एंड स्मॉल इन साइज, लाइट वेट फॉर देयर साइज। तो एल्यूमिनियम और टाइटेनियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनकी लो डेंसिटी रहती है। एल्यूमिनियम इज यूज फॉर एयरक्राफ्ट, ट्रेन्स, ओवरहेड पावर केबल्स, इन सब के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एल्यूमिनियम का हम यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट्स में और पावर केबल्स में और इन सब जगहों पे काफ़ी यूज़ किया जाता है ना। and titanium is used for fighter aircraft, artificial hip joints and pipes in nuclear power stations. तो टाइटेनियम का यूज़ किया जाता है फाइटर एयरक्राफ्ट्स में। और एयरक्राफ्ट्स की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट्स में और इसमें आपके ओवरहेड पावर केबल्स में यूज़ किया जाता है। और टाइटेनियम का यूज़ किया जाता है फाइटर एयरक्राफ्ट में, आर्टिफिशियल हिप जॉइंट्स में, पाइप्स इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है। तो ये इसके कुछ यूजेस हो गए आपके टाइटेनियम के। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आज का
मेंस क्वेश्चन देखते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन है, वेस्ट यानी कि यूरोप प्लस यूएसए हैज़ बीन एवर्स ऑफ यूजिंग फोर्स अगेंस्ट रशिया। मतलब कि वो रशिया के अगेंस्ट फोर्स यूज़ करने के खिलाफ है। मतलब कि अगर आपने देखा हो तो वेस्ट ने और यूएसए ने मिलकर के केवल इकोनॉमिक सैंक्शंस ही लगाए हैं, कोई फोर्स और इस तरीके की बात उन्होंने नहीं की है। तो आपको बताना है कि इसके रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस एटीट्यूड ऑफ देम। मतलब कि वो पहले तो खूब कूद रहे थे कि हम मदद करेंगे, हम बताएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, है ना, हम देखेंगे वाला गाना भी गा रहे थे वो लोग। तो अब आपको बताना है कि क्यों ऐसा हुआ कि अभी दे हैव बिकम अवेयर्स ऑफ यूजिंग फोर्स अगेंस्ट रशिया, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट। ठीक है, मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। आज जो मैंने दूसरे पेपर्स की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ली है, क्योंकि आज क्या द हिंदू में ज़्यादा इतनी न्यूज़ नहीं थी, तो मैंने आज दूसरे पेपर्स और न्यूज़पेपर्स की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे उनको ले लिया है। तो आई होप यू विल इन्जॉय दीज एज वेल, क्योंकि ये आपको बहुत ही रेयर हैं, जो कि ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी रिसेंटली जूनागढ़ यूनिवर्सिटी ने डिस्कवर की एक नई स्पीशीज स्पाइडर की। तो जूनागढ़ यूनिवर्सिटी ने एक नई स्पीशीज डिस्कवर की है स्पाइडर की, लेकिन इसका नाम रखा है नरसिंह मेहताई। नरसिंह मेहताई, ठीक है ना। तो नरसिंह मेहताई नाम क्यों रखा गया? इट इज़ इन द ऑनर ऑफ नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता वॉज अ 15th सेंचुरी पोएट। याद रखिएगा, नरसिंह मेहता जी कौन थे? एक 15th सेंचुरी के पोएट थे, हु वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है ना। तो नरसिंह मेहता कौन थे? ही वॉज अ 15th century poet and he was a devotee of Lord Krishna। अगर नरसिंह मेहता की बात करें, थोड़ा उनके बारे में डिटेल बताएं, तो ही इज़ बिलीव टू हैव बीन बॉर्न इन तलाजा इन प्रेजेंट डे भावनगर डिस्ट्रिक्ट एंड इन 1410। तो प्रेजेंट डे भावनगर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, तलाजा, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। एंड ही डाइड इन जूनागढ़। तो मतलब पूरा गुजरात में इनका टाइम पीरियड रहा है, गुजरात का मेजर टाइम पीरियड रहा है। एंड फैमिली का ओरिजिन का वादनगर नॉर्थ गुजरात का है। ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड दे वर कॉल्ड मेहता। मेहता मतलब होता है कि वन हु कीप्स बुक ऑफ अकाउंट्स। मेहता मीन्स वन हु कीप्स द बुक ऑफ अकाउंट्स। एंड फिर बाद में ये इनका फैमिली नेम भी बना, एंड नरसिंह मेहता जिसको बोला जाता है। तो इनका अगर हम काम देखें तो बेसिकली लॉर्ड कृष्णा के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखते थे। ही पेंड मोर देन 750 पोएम्स एंड ही वॉज 750 पोएम्स से ज़्यादा इन्होंने लिखे हैं, जिनको पद कहा जाता है। गुजरात में उनको पद कहते हैं। वैसे ऑल इंडिया इसको पद कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार बोलते हैं गद्य, वो गद्य और पद्य लिखे जाते हैं ना, तो वही होता है। दे मेनली डील विद डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा। ज्ञान यानी कि विजडम, वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। तो जो इनका मेजर थीम था लिखने का वो था लॉर्ड कृष्णा, ज्ञान यानी कि विजडम, और वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। ठीक है ना। तो ये आप इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। एंड वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो महात्मा गांधी का फेवरेट भजन है, ये नरसिंह मेहता जी का ही क्रिएशन है। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जो गाना है, जो महात्मा गांधी का फेवरेट भजन रहा है, वो नरसिंह मेहता का ही क्रिएशन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो कि न्यूज़ में थी। अगली न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक नई पॉलिसी अनवील की है, जिसका नाम है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ठीक है ना, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस पॉलिसी के हाईलाइट्स क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, मैं आपको बता दूं। पहले आप लोग लिख लो, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ठीक है ना। तो अब आपको बता देता हूँ कि मैं इस पॉलिसी का क्या क्या मेन पॉइंट्स है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 3D प्रिंटिंग। कुल मिलाकर के आप समझ लो, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है एक तरीके से 3D प्रिंटिंग करना। मतलब कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को किसी कैड मॉडल के थ्रू या डिजिटल 3D मॉडल के थ्रू आपको बनाना उसको। ठीक है ना। तो ये कहलाती है आपकी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो अब देखते हैं पॉलिसी में क्या है। द पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज इंडिया शेयर इन द ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टू 5% विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 सालों में इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे मैंने आपको बताया कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से 3D प्रिंटिंग आप समझ लीजिए। ठीक है ना। तो अगले जो 3 साल हैं उसमें 5% जो शेयर है ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, वो चाहता है इंडिया पूरा करे। एंड नेक्स्ट 3 ईयर्स में ऐड करे 1 बिलियन यूएस डॉलर टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय यूजिंग दिस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो इस टेक्नोलॉजी या इस मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कम से कम 1 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो अगले 3 सालों के अंतर्गत वो ऐड करें, या फिर इसके साथ साथ 5% ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जो है वो इंडिया करे।
दूसरा इसका एम है, इट एम्स टू डेवलप 50 इंडियन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज फॉर मटेरियल, मशीन एंड सॉफ्टवेयर, 100 न्यू स्टार्टअप्स फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 500 न्यू प्रोडक्ट्स एंड ट्रेन एटलीस्ट 1 लाख न्यू स्किल्ड वर्कर्स। तो बहुत सारे इसके अलग अलग एम है। 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स खोले जाएँ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के, 500 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ, एटलीस्ट 1 लाख नए स्किल्ड वर्कर्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के केस में। एंड ऑब्वियस सी बात है, जो गवर्नमेंट की दो मेजर पुश है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स, उनको एडवोकेट करना, सेल्फ रिलायंट बनना, और अगर इस टेक्नोलॉजी को हम मास्टर कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस पॉलिसीज एंड ऑल, मतलब इसको प्रमोट करने की पॉलिसीज के थ्रू, तो काफ़ी बेहतर होगा इंडिया के लिए भी। जो हमारी डिपेंडेंस है, इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बना सकेंगे बाय यूजिंग द 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो 3D प्रिंटिंग इज ऑल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। देखो नीचे लिख ही दिया है मैंने कि 3D printing is also known as additive manufacturing and it uses materials such as plastics and metals to convert products envisaged on computer aided design। जो CAD मैंने नाम लिया था ना, CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है रियल 3 डायमेंशनल आइटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन की मदद से वो रियल 3 डायमेंशनल आइटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जिसको हमने 3D प्रिंटिंग बोला, ये ऑपोजिट होता है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग भी नाम की एक चीज़ होती है जिसका मतलब होता है कटिंग आउट, हॉलोइंग आउट अ पीस ऑफ मेटल और प्लास्टिक विद द इंस्टेंस ऑफ मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन के यूज़ से उसको हॉलो आउट करना, कट आउट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में की जाती है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज़ है, टाटा स्टील कमीशंस इंडियाज फर्स्ट प्लांट फॉर CO2 कैप्चर फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस गैस एट जमशेदपुर। तो अब यहाँ पे टाटा स्टील जो है उसने कमीशन किया इंडिया का पहला प्लांट टू CO2 कैप्चर, फर्स्ट प्लांट फॉर CO2 कैप्चर फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस गैस एट जमशेदपुर। तो ये न्यूज़ नहीं है नई, ये न्यूज़ बिल्कुल नई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली सितंबर 2021 की न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है, CCUS होता क्या है, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। ये न्यूज़ में था, तो ये बोलते हैं कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। CCUS क्या है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये इनकम्पास करता है मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज टू रिमूव CO2 फ्रॉम द फ्लू गैस एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, followed by recycling the CO2 for utilization and determining safe and permanent storage options। तो CCUS क्या है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। सबसे पहले तो कार्बन को रिमूव करना फ्लू गैस से एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से और फ्लू गैस से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। उसके बाद इसको रिसाइकल करना ताकि इसका यूटिलाइजेशन किया जा सके, है ना, रिसाइकलिंग दिस CO2 फॉर इट्स यूटिलाइजेशन। इसके बाद इसका परमानेंट स्टोरेज ऑप्शन निकालना, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो प्रोसेस है वो CCUS में जुड़ी हुई हैं। और कार्बन कैप्चर के रिगार्डिंग फिर इसीलिए मैंने आपको वो अलग से न्यूज़ बताई कि जमशेदपुर का जो प्लांट है, ब्लास्ट फर्नेस गैस एट जमशेदपुर, वहाँ पर इन्होंने कार्बन कैप्चर प्लांट ओपन किया है, इंडिया का पहला, ठीक है ना, टाटा ने। एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। नेट कार्बन जीरो जो एमिशन है ना, जो अपन 2070 तक अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए CCUS टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगली न्यूज़ है, इंडियन प्रेसिडेंट विल इनॉग्रेट अ ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ द 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लचित बोरफुकान। तो लचित बोरफुकान जी के 400वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में साल भर का एक सेलिब्रेशन होगा, प्रेसिडेंट ने कहा है ऐसा। एंड अगर लचित बोरफुकान के बारे में बताऊं तो 17th सेंचुरी के अहोम जर्नल थे ये, 17th सेंचुरी अहोम जर्नल लचित बोरफुकान, हु वॉज अ सिंबल ऑफ इंडियाज आत्मनिर्भर मिलिट्री माइट। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इनको आत्मनिर्भर मिलिट्री माइट का एक सिंबल बना दिया। लचित बोरफुकान जी के बारे में बताऊँ तो 24 नवंबर 1622, 1622 में इनका जन्म हुआ था, 24 नवंबर को। एंड ही वॉज नोन फॉर हिज लीडरशिप इन द बैटल ऑफ सराई घाट। तो काफ़ी फेमस बैटल है बैटल ऑफ सराई घाट, जो कि 16 से 71 1671 का बैटल है, जिसमें मुगल्स ने कैप्चर करने की कोशिश की थी असम को, लेकिन वो थ्वार्ट हो गई थी, वो काफ़ी उस पर हार गए थे, पराजित हो गए थे, है ना। एंड लचित बोरफुकान जो है ये लीडर थे उस समय, वहाँ के मिलिट्री लीडर थे। ही वॉज नोन फॉर हिज लीडरशिप इन द बैटल ऑफ सराई घाट एंड ऑल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ सराई घाट काफ़ी फेमस बैटल है 1671 का। एंड ये ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन गुवाहाटी, 1671 में ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर ये फॉट किया गया था। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेवल बैटल्स ऑन अ रिवर विच रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ अहोम्स ओवर मुगल्स। अहोम्स की विक्ट्री हुई थी मुगल्स के
ऊपर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बैटल है। एंड वैसे अहोम किंगडम की अगर मैं बात करूँ तो इनके जो फाउंडर थे अहोम किंगडम के वो थे चाओलुंग सुकफा। याद रखिएगा चाओलुंग सुकफा, ही वॉज अ 13th century रूलर हु फाउंडेड द अहोम किंगडम दैट रूल्ड इन असम फॉर ओवर 6 centuries। 600 सालों से ज़्यादा इन्होंने रूल किया। एंड अहोम रूलर्स जो थे वो 600 सालों से ज़्यादा रूल किए। एंड ट्रीटी ऑफ यांडाबू जो हुई थी वो ब्रिटिश के साथ हुई थी, इसके पहले तक वही रूल कर रहे थे। तो 1826 में ट्रीटी ऑफ यांडाबू, याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ यांडाबू जो साइन हुई उसके बाद से ये कहना चाहिए तब तक ये पूरे यही रूल कर रहे थे। पॉलिटिकल सेटअप की बात करें तो अहोम जो थे दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुयंस, यानी कि लैंडलॉर्ड्स का जो पुराना सिस्टम था उसको दबा दिया उन्होंने और अहोम्स ने एक नया सिस्टम बनाया था। अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर, दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। जो ऐसे फोर्स लेबर पे काफ़ी बेस्ड था इनका सिस्टम, और जो फोर्स लेबर करते थे उनको पाइक्स कहा जाता था। तो ये भी आपको बता दूं। एंड अहोम सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी क्लैंस में, जिनको हम खेल्स कहते हैं। क्लैंस में डिवाइडेड थी जिसको क्या कहते हैं, खेल। एंड अ खेल वॉज ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस, अ खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। तो काफ़ी विलेजेस के ऊपर एक खेल था, ठीक है ना। And Ahom worshipped their own tribal gods, yet they accepted the Hindu religion and the Assamese language। तो अहोम्स वैसे तो ट्राइबल गॉड्स की पूजा करते थे लेकिन उन्होंने हिंदू रिलीजन को एक्सेप्ट किया और असमीज लैंग्वेज को अपनाया। तो ये आपको कुछ चीज़ें थी जो अहोम किंगडम के बारे में और आपको असमीज कल्चर के बारे में, लचित बोरफुकान जी के बारे में मैंने बताई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। मिसाइल्स हिट कीव सिटी ऑन द डिफेंसिव। अब यहाँ पे जो ऑन ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो यही है कि रशिया में मिलिट्री कू करने के लिए वो उकसा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन जी, जो यूक्रेनियन मिलिट्री है उसको मिलिट्री कू करने के लिए उकसा रहे हैं, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ हैपनिंग। एंड कीव के रीजन में भी मिसाइल, कीव तो आपको पता रहे वहाँ की कैपिटल है कीव, है ना। तो दैट इज़ द थिंग। एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे यूक्रेन का मैप देख पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता था कि कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करता है यूक्रेन, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है। कीव इसकी कैपिटल है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर यूक्रेन को बॉर्डर कर रहा है सबसे पहले तो रशिया, है ना, जो कि क्या है वो आप सब जानते हैं। ये वाला रीजन जो है, ये वाला डॉनबास रीजन है, दिस इज द डॉनबास रीजन। डॉनबास मैंने कल भी आपको बताया था कि ऊपर का जो लोहांस्क पोर्शन है और नीचे आपका दोनेत्स्क रीजन है, इन दोनों को मिलाने पे डॉनबास रीजन बनता है, ठीक है ना। तो ऊपर लोहांस्क है, नीचे दोनेत्स्क है, दोनों को मिला दो तो डॉनबास बनता है। और दूसरी कंट्री जो बॉर्डर करती है यूक्रेन को है बेलारूस, और बेलारूस वही दोगली कंट्री है जहाँ से एंट्री उसने दी, रशिया को भी एंट्री जो थी बेलारूस के रास्ते ही मिली थी। तो बेलारूस भी कोई दोस्त नहीं है यूक्रेन का, दुश्मन ही निकला। फिर तीसरी कंट्री जो यहाँ पे है वो है पोलैंड। पोलैंड इज़ द थर्ड कंट्री जो कि बॉर्डर करती है। इसके अलावा यहाँ पे स्लोवाकिया आपको दिख रही होगी, स्लोवाकिया दिख रहा है ना इधर, इधर हंगरी आपको दिख रहा है, इधर आपको मोल्डोवा दिख रहा है, इधर ये रोमानिया दिख रहा है। तो दीज आर द कंट्रीज दैट बॉर्डर यूक्रेन। फिर से मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। रशिया बॉर्डर करता है, बेलारूस बॉर्डर करता है, पोलैंड बॉर्डर करता है, स्लोवाकिया बॉर्डर करता है, हंगरी बॉर्डर करता है, मोल्डोवा बॉर्डर करता है और रोमानिया बॉर्डर करता है, ठीक है ना। वाटर बॉडीज़ में नीचे ब्लैक सी आपको दिख रहा होगा। ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं ये भी एक बार याद रख लीजिए। ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज़ करती हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इस बार के होने वाले, इस बार के। तो ब्लैक सी को करते, आई थिंक बर्गर टी करके आपने बताया था क्या, बर्गर टी एक कोड होता है बर्गर टी। हाँ बर्गर टी ही है, याद आ गया मुझे। बी से है बुल्गारिया, यू से है यूक्रेन, आर से है रशिया, और जी से है जॉर्जिया, फिर एक और आर है जिसमें है रोमानिया, और टी है फॉर टर्की, ठीक है ना। तो ये बर्गर टी भी आप याद रखिएगा। बर्गर टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड है ना, जो कि आप याद रख सकते हैं, बर्गर टी। और बी इज़ फॉर बुल्गारिया, यू इज़ फॉर यूक्रेन, आर इज़ फॉर रशिया, जी इज़ फॉर जॉर्जिया, आर इज़ फॉर रोमानिया एंड डी इज़ फॉर टर्की। तो ये कंट्रीज़ जो हैं वो ब्लैक सी को टच करती हैं। ये दो क्वेश्चन में से एक तो आपका देखे इस बार पूछा जाएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ मूव करते हैं, हम आ चुके हैं अपने एडिटोरियल पार्ट पे, जिसमें एडिटोरियल हम जो डिस्कस करेंगे वो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर द वेस्ट लेड ग्लोबल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है, जो सवाल मैंने आपसे पूछा ना उसी का पूरा है, तो मैं पॉइंटर्स बताता जाता हूँ, आप लोग लिख लीजिए।
सबसे पहले ऑथर ने बात की कि जो एक यूएस की और यूरोपियन हेजेमोनी थी वो कहीं ना कहीं अब एंड की ओर और वेन की ओर दिख रही है। दिस इज वेरी मच विजिबल फ्रॉम द रिस्पॉन्स दैट दे हैव गिवन इन दिस क्राइसिस लाइक सिचुएशन। तो आपने देखा होगा कि जो हेजेमनी थी वेस्टर्न और यूएस की वो कहीं ना कहीं वेनिंग के पावर की तरफ है, मतलब खत्म होने की तरफ है। क्योंकि आपने देखा कि रशिया के लिए पहले उन्होंने कितना कहा था कि हम अटैक करेंगे करेंगे, बट उन्होंने बाद में नहीं किया। अब उसके कुछ रीजन है क्यों नहीं किया। सबसे पहला जो रीजन है वो चाइनीज एंगल, आप लोग लिखते आइए इसको चाइनीज एंगल। दोनों को पता था, यूरोप को भी पता था और अमेरिका को भी पता था कि कहीं ना कहीं चाइनीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं रशियंस के। और अगर हम इस तरीके से कोई भी गलती करते हैं रशिया पे अटैक करने की तो दैट मे एस्केलेट फर्दर एंड इसके बाद चाइना इन्वॉल्व हो सकता है एंड दैट कैन बिकम वेरी मच डेडली फॉर ऑल दीज, है ना। इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहते थे। दूसरी चीज़ जो उनका मेजर रीज़न था वो ये था कि जो गैस पे डिपेंडेंस है, अगर आप ये देखें यूरोपियन की डिपेंडेंस कितनी ज़्यादा है रशिया के ऊपर, तो मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट दिखाना चाहता हूँ। लेट मी शो यू दैट। हाँ, द ईयूज एनर्जी डिपेंडेंस ऑन रशिया। तो ये जो ईयू की एनर्जी डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ईयू इंपोर्ट्स नियरली 39% ऑफ इट्स टोटल गैस इंपोर्ट एंड 30% ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। ईयू अपने पूरे गैस का 39% इंपोर्ट रशिया से करता है, ऑयल में 30% इंपोर्ट रशिया से करता है, ठीक है ना। और अगर आप इस तरह से देखें कि कुछ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज तो ऐसी हैं जो कि 100% डिपेंडेंट है रशियन गैस पे। तो ये रीज़न है कि ईयू क्यों इतना ज़्यादा अटैक और ये सब नहीं करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज दे नो दैट देयर एनर्जी फैक्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड फ्यूचर में देखना ये सारी चीज़ें यही ऐसे ही होंगी, है ना। और ये भी रीज़न था कि इंटरनली ईयू इतना ज़्यादा एकजुट होकर के निर्णय नहीं ले पा रहा था। कुछ कंट्री जरूर लीडरशिप दिखाने की कोशिश कर रही थी, जैसे मैंने आपको बताया फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, है ना, थोड़ा अलग कूद रही थी, लेकिन ब्रिटेन तो ईयू का मेंबर है ही नहीं और फ्रांस है तो फ्रांस लेकिन इतना ज़्यादा चला नहीं बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें उन्होंने सैंक्शंस के रूप में की, जैसे कि जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है उसका भी काम रोक दिया, है ना। दैट वाज द थिंग व्हिच वाज देयर, है ना। लेकिन अब ये भी मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा दिनों तक ये घटेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेजर रीजंस थे कि क्यों उन्होंने नहीं किया, पहला तो एक चाइनीज़ एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है ना। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि ये आपका जो ईयू की डिपेंडेंस थी बहुत ज़्यादा थी। और तीसरा है कि यूएसए भी बहुत ज़्यादा वॉर में इंटर करना नहीं चाहता, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के वॉर में बहुत ज़्यादा लूज़ कर चुका है ना। 20 सालों तक वहाँ पे उनकी आर्मी फंसी रही और फाइनली उनको देखो किस तरीके से तालिबान से डील करके रात में भागना पड़ा। तो कुल मिलाकर के चाइना ये यूएसए को इतना ज़्यादा वॉर में नुकसान हो चुका है कि वो दोबारा से एक नए वॉर में नहीं फंसना चाहता था। दैट वॉज अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट रीज़न वाई USA was not able to attack on them because they were very much averse from that condition। मतलब उनको पता था कि इस तरीके से अगर वॉर में फंस गए तो ये न केवल इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक होगा और बल्कि बाकी दूसरे कारणों से भी नुकसानदायक होगा, है ना। एंड ऑब्वियस सी बात है वेस्ट जो है दैट इज़ लैकिंग इमेजिनेशन, और जो लीडरशिप है दैट इज़ लैकिंग इमेजिनेशन, दैट इज़ लैकिंग द विल, दैट इज़ लैकिंग द लीडरशिप एंड वेरी लैकाडेसिकल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करते जा रहे हैं कि हाँ वी आर स्टैंडिंग विद द ब्रेव ब्रदर्स ऑफ यूक्रेन एंड ऑल। भैया वहाँ पे लोग मर रहे हैं और आप यहाँ पे उनको बोल रहे हो कि हाँ हम अपने बहादुर भाइयों के साथ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं, कहाँ दिख रहे हैं, आप देख तो नहीं रहे, मर तो पूरे बेचारे यूक्रेन वाले रहे हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ें मत बोलें। तो बेसिकली द वेस्ट was also lacking the imagination, leadership, role all in one, है ना, एंड लैक ऑफ विल बहुत ज़्यादा कम थी एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कि क्यों उन्होंने इस तरीके का जो रिस्पांस लिया रशिया के अगेंस्ट, वो इस तरीके का रिस्पांस आपको देखने को मिला, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा चाइना का मैंने फैक्टर आपको बता दें कि चाइना और रशिया का जो एक्सेस बन रहा है वो दैट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, है ना। इस तरीके से वेस्ट भी इससे बहुत ज़्यादा रेडी नहीं था इन ऑर्डर टू फेस ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। सो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको जो बताए हैं, यही पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे कि क्यों इन्होंने अटैक नहीं किया ऑल। तो आंसर में भी आप यही लिखिए, लेकिन हाँ अब प्रेजेंटेशन फिर मैटर करेगा कि कैसे आप इसको लिख रहे हैं ना। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट आपका केरला का है जिसका काफ़ी पोस्ट चल रही है, तो मैंने आपको बता दिया है 2-3 बार। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट याद रखिएगा, रेल प्रोजेक्ट है जो कि आपका कहाँ का है, केरला का प्रोजेक्ट है और काफ़ी इसका पोस्ट चल रहा है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का है कि उसको बनाने के लिए। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे देख लेते हैं, यहाँ पाकिस्तान का जो नेशनल बैंक है उसको फाइन किया गया है $55 मिलियन बाय यूएस। तो यूएस ने $55 मिलियन बैन लगा इनके ऊपर फाइन लगाया है और ये बहुत कूद के जा रहे थे, रशिया पहुँच गए थे इमरान खान जी और वहाँ कह रहे थे बहुत एक्साइटेड एंड ऑल। तो ये तो इनकी गजब की बेवकूफ़ी ही थी। तो अब ये चलो अच्छा हो, कम से कम कुछ तो हुआ इनके खिलाफ।
तो आई रियली वांटेड, डेस्परेटली वांटेड कि पाकिस्तान को थोड़ा समझाइश दी जाए। FATF के बारे में आपको पता होगा, FATF बेसिकली आपका 1989 बना था। FATF एक ग्रुप है, 1989 बना था ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसको बोलते हैं। और जब ये बना था स्टार्टिंग में, तो इसका जो काम था मेजरली वो यही था कि जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को रोकने के लिए एंड ऑल ये था। और 2001 में इसके अंतर्गत एक और काम जोड़ा गया, वो काम हो गया आपका टेरर फाइनेंसिंग को स्टॉप करने के लिए, ठीक है ना। तो टेरर फाइनेंसिंग को स्टॉप करने का काम इसका बेसिकली 2001 में जोड़ा गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड ऑल। तो इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है अभी, तो देखते हैं पाकिस्तान को और क्या क्या ब्लैक लिस्ट करता है कि नहीं करता, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। आगे यहाँ पे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। यूनियन लॉ सेक्रेटरी एलिवेटेड एज दिल्ली हाई कोर्ट जज। तो यूनियन लॉ सेक्रेटरी जो है, इनको दिल्ली हाई कोर्ट जज जो है वो बनाया गया है। अब यहाँ पे एक बड़ी बात है, तब देखो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये दो चीज़ें पहली बार हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं दो चीज़ें पहली बार कौन कौन से आप लोग लिख लीजिए। एक्चुअली जो ये हैं अनूप कुमार मेंडिरत्ता जो हैं, अनूप कुमार मेंडिरत्ता, ही इज़ द फर्स्ट सर्विंग जज टू बी यूनियन लॉ सेक्रेटरी। पहले तो ये फर्स्ट सर्विंग जज बने टू बी द यूनियन लॉ सेक्रेटरी, एंड अब ये फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी हैं टू बी द हाई कोर्ट जज, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये पहले सर्विंग जज थे, कहाँ पे, आपके दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट के थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे ये कड़कड़डूमा कोर्ट के, जब इनको लॉ सेक्रेटरी बनाया गया था अक्टूबर 2019 में। याद रखिएगा, अक्टूबर 2019 में ये कड़कड़डूमा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे उस समय। उसके बाद इनको बनाया गया फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी। तो ही इज द फर्स्ट सर्विंग जज टू बी यूनियन लॉ सेक्रेटरी, एंड ही इज ऑल्सो द फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी टू बी द हाई कोर्ट जज नाउ। तो अब ये पहले लॉ सेक्रेटरी जिनको कि हाई कोर्ट जज बनाया गया है ना। और कोलिजियम ने इनका नाम सजेस्ट किया था। ऑब्वियस बात है, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो कोलिजियम के थ्रू उनका नाम आता है ना, आपको पता होगा, है ना। तो कोलिजियम के थ्रू उनका नाम आता है, तो दैट इज़ द थिंग। उसके बाद इनको अप्रूवल दिया गया है। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा पहले। एंड ये जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, ये अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 217 क्लॉज 1। तो आर्टिकल 217 का क्लॉज 1 जो है, उसके अंतर्गत जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंटमेंट करता है। आर्टिकल 217 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217 क्लॉज 1, आपको ये याद रखना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। सो आगे यहाँ पे देखते कोई और न्यूज़ आइटम है कि क्या। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।